हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 10 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से। और आज इसमें हम एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चों को इतिहास थोड़ा बोर लगता है। भाई, अगर हम इसको एक कहानी की तरह सुने तो शायद इसमें भी हमें मज़ा आएगा। और मज़ा भी क्यों ना आए, क्या तुम्हें उत्सुकता नहीं होती कि उस समय के लोग जिनको हमने कभी देखा ही नहीं हो, उनके बारे में जानने में क्या उत्सुकता नहीं होती कि वो कैसे होंगे, कैसे काम करते होंगे, कैसे कपड़े पहनते होंगे, किस तरीके से सोचते होंगे। तो ये जो कहानी है आज की वो दिल्ली सल्तनत के बारे में ही है, क्योंकि दिल्ली से हम सब लोग जुड़े हैं, हम तो दिल्ली में ही रहते हैं ना। और उस समय की दिल्ली कैसी होती होगी, कैसे इसकी व्यवस्था चलती होगी, उसके बारे में ही हम इस पाठ में समझेंगे। तो जो आज का भाग है उसमें हम क्या समझने वाले हैं, चलिए जानते हैं मेरे साथ और शुरुआत करते हैं। तो इतिहास के अध्ययन के लिए हम अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स, सिक्कों और स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण की कला के माध्यम से काफ़ी सूचना प्राप्त करते हैं। मगर दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी हमें किससे मिलती है? हमें उन इतिहास की तारीख, जब हमें तारीख बोलना है, एक वचन बोलना है तो तारीख, और जब हमें उसको बहुवचन में बोलना है तो हम बोलते हैं तवारीख। यानी दिल्ली सल्तनत की अधिक जानकारी हमें उन तारीख अथवा तवारीख से मिलती है जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। यानी ये जो तवारीख होते थे, इनसे हमें दिल्ली के सुल्तानों की, दिल्ली सल्तनत के बारे में बहुत सटीक जानकारी मिलती है कि वो कैसे काम करते थे, क्या सोचते थे, उनके समय में लोग कैसे थे, क्या थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ये जो तवारीख के लेखक होते थे ना, यानी तवारीख के लिखने वाले, वो सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे, जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी वो देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे, यानी वो समझदार थे और वो जो भी घटना होती थी उसका वर्णन भी वो लिखते थे। और साथ में जो शासक होते थे ना, उनको प्रशासन कैसे चलाना चाहिए या क्या उनकी कमियां हैं या क्या उनकी अच्छाइयाँ, उसके बारे में भी वो सलाह देते थे। तो वो हमेशा न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। फिर ये जो तवारीख के लेखक थे, इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी थी। सीमाओं का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें ये नहीं लिखते थे। जैसे जो तवारीख के लेखक होते थे वे नगरों में, विशेषकर दिल्ली में ही रहते थे, और गांव में तो वे शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में ही लिखा करते थे। यानी वो जो आम व्यक्ति होता था ना उस समय का, यानी आम पुरुष, स्त्री, जो कि साधारण जनता थी, उनके बारे में नहीं लिखते थे। वो केवल जो इतिहास अपना लिखते थे वो सुल्तानों के लिए लिखते थे, ताकि जो सुल्तान उन्हें बहुत सारे इनाम दें। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। यानी ये क्या करते थे, ये शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार के बारे में बताते थे कि भाई हाँ, ये जो राजाओं का जो शासन करने वाला अधिकार है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी राजा का लड़का भी राजा ही बनेगा। और लिंग भेद आधारित, यानी औरतों और पुरुषों में फ़र्क करते थे ये लोग, और जो सुल्तान थे उनको भी वो यही सिखाते थे। इसलिए जो उनके विचार होते थे ना, उनके विचारों से लोग सहमत नहीं होते थे। अब हम बात करेंगे सबसे पहले तोमर राजपूतों के काल में दिल्ली तोमर साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं सदी के मध्य में तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चहमन के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राज्यकाल में ही दिल्ली
वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, यानी दिल्ली में व्यवसाय शुरू हो गया, व्यापार शुरू हो गया और वो व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया और यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफी प्रचलन में थे। 13वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। यानी कहने का मतलब है, सबसे पहले तोमर राजपूत थे, फिर उसके बाद चहामन यानी चौहान आए और उसके बाद जब 13वीं शताब्दी आई तब ये दिल्ली सल्तनत बन गई और ये एक ऐसी राजधानी में बदल गई कि जिसका नियंत्रण उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ था। यानी सब लोग इस पर ही अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते थे। अगर आप साथ में ही देखेंगे तो यहाँ पर एक तालिका बनी हुई है जिसमें दिल्ली के शासक राजपूत वंशों के बारे में पूरा ब्यौरा दे रखा है। आप देखिए, सबसे पहले तोमर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद बहुत सारे जो भी राजा हुए, अनंगपाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान, प्रारंभक, फिर 13वीं शताब्दी जब आई, 13वीं शताब्दी आई तो प्रारंभिक तुर्की शासक आ गए, फिर कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया, इल्तुतमिश आ गया, रजिया सुल्तान आ गई, गयासुद्दीन बलबन आ गया। इस तरीके से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पूरी की पूरी तालिका दे रखी है जिसमें हर वंश के राजाओं के नाम लिखे हुए हैं जो जिन्होंने की दिल्ली पर शासन किया। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि इतिहास के अध्ययन के लिए कौन कौन से स्रोत हमारी सहायता कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है कि इतिहास के अध्ययन के लिए अभिलेख, सिक्के, भवन निर्माण कला और तवारीख हमारी सहायता कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 है कि तवारीख का अध्ययन किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार हो सकता है कि तवारीख से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में लिखित जानकारी मिलती है, क्योंकि तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। फिर तीसरा प्रश्न है कि तवारीख के अध्ययन की सीमाओं का वर्णन कीजिए, यानी तवारीख किन किन चीज़ों की सूचना नहीं देता, सीमाओं का मतलब ये है। तो इसका उत्तर है कि तवारीख से हमें दिल्ली सल्तनत की आम जनता के बारे में सूचना नहीं मिलती, क्योंकि तवारीख के लेखक नगरों में ही रहते थे, गांवों में वे शायद ही कभी रहते हों। वे अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम की पाने की आशा में लिखा करते थे। वे अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की भी सलाह देते थे, जो कि सब लोग उनके विचारों से सहमत नहीं थे। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, पता लगाइए कि दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार के निर्माण में किन किन शासकों का योगदान है और कुतुब मीनार के संदर्भ में अन्य जानकारी भी एकत्र कीजिए। तो देखिए, यहाँ इसमें जो कुतुब मीनार का निर्माण हुआ इसमें 3 शासकों का योगदान है। जैसे कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन उसने केवल तहखाने का निर्माण किया था। टावर का निर्माण बाद में उनके जो उत्तराधिकारी थे इल्तुतमिश उनके द्वारा किया गया, जिन्होंने 3 और मंजिलों का निर्माण किया और अंतिम 2 मंजिलें फिरोज शाह तुगलक ने पूरी की थी। फिर कुतुब मीनार के बारे में जानकारी, कुतुब मीनार 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया एक विशाल 73 मीटर ऊंचा टावर है। यह टावर भारत का सबसे ऊंचा टावर है जो 5 मंजिला और बालकनियों से परिपूर्ण है। कुतुब मीनार के पहले 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बने हैं और अंतिम 2 संगमरमर और बलुआ पत्थर से बने हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोविड-19 से बचना है तो मास्क जरूर पहनिए, अपने हाथों को साबुन और पानी से लगातार नियमित रूप से धोएं, क्योंकि जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।